हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, पिछले टॉपिक हमने क्लियर किया था, पॉलिटी का हमारा पहला टॉपिक था संवैधानिक विकास। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पॉलिटी का दूसरा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना जो प्रेम्बल है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए, प्रेम्बल्स के बारे में बात करें, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करें हम, तो सबसे पहले जो संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिका में बनाई गई थी। ठीक है, कहां पर? अमेरिका में। वहां से अनेक देशों को ने इसको ग्रहण किया, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की प्रस्तावना है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसकी जो भाषा शैली है, वो भाषा शैली कहां से ग्रहण की गई? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई थी। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ये पॉइंट जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, इसी के साथ ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। देखिए, मैंने बताया था जब हमने संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा की थी, तब हमने बात की थी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया था। उसी पर यह आधारित है। क्या? प्रस्तावना। यहां तक पॉइंट क्लियर। और प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? संविधान का सार है। ये जो हमारा संविधान है उसका क्या है? सार है। संक्षेप में सब कुछ यहां पर बताया गया है। देखिए, प्रस्तावना के बारे में हम बात करेंगे अच्छे तरीके से, क्या क्या उनमें शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनका क्या क्या अर्थ है, वो सब चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट लगाइए, लिखिए, प्रस्तावना की भाषा शैली। प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई। ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई। हमारे देश की जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी जो भाषा शैली है वो कहां से ग्रहण की गई? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए तथा संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर आपको ध्यान रखना है। देखिए, वो डेट मैंने आपको बता दी थी, फिर से लिख लीजिए। ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो 5वीं बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये संविधान सभा द्वारा पास कब किया गया या इसको अपना कब लिया गया? 22 जनवरी 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। किसकी बात कर रहे हैं? उद्देश्य प्रस्ताव की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। देखिए, जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का सार है। संक्षेप रूप में उसका वर्णन किया गया हमारे संविधान का, किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। फिर से बता रहा हूं, देख लीजिए यहां पर पहला पॉइंट क्या है कि जो प्रस्तावना है उसकी भाषा शैली कहां से ग्रहण की गई? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से?
ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए तथा संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है, आधारित है। ये कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, और पास कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। कहने का मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, 22 जनवरी 1947 को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। अब चलिए प्रस्तावना के ऊपर चलते हैं, देखते हैं हमारी प्रस्तावना किस प्रकार से है। देखिए ये आपके सामने प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो संविधान की शक्ति है, जो संविधान का स्रोत है, देखिए मैं लिखवा दूंगा लेकिन अब यहां पर एक एक चीज को आपको अच्छे तरीके से समझना है। हम भारत के लोग हैं मतलब क्या है, प्रस्तावना में ये समझाया गया, ये बताया गया है कि जो संविधान की शक्ति है, संविधान का स्रोत है, वो कौन है, भारतीय नागरिक अर्थात हम भारत के लोग हैं, ठीक है। और संविधान को जो शक्ति मिलती है या संविधान जो शक्ति ग्रहण करता है, अधिग्रहित करता है, कहां से, भारत की जनता से। कहां से, भारत की जनता से। इसके बाद देखिए कि भारत को, और ध्यान रखना प्रस्तावना में भारत जो शब्द है उसका प्रयोग कितनी बार हुआ है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी बार हुआ है, सिर्फ 2 बार। यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है कि भारत जो संप्रभुता होती है उसका मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है, उसके बारे में बात करें तो यह होता है कि भारत जो है ना वो किसी के अधीन नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, वो स्वतंत्र है। वो अपने मामले, चाहे वो आंतरिक मामले हो चाहे वो बाह्य मामले हो, वो उन मामलों का निस्तारण करने में स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, या हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर कोई शासन नहीं कर रहा है कि कोई हमें कहेगा कि आप ऐसा कीजिए। नहीं, हम स्वतंत्र हैं। हम हमारे मामले का निस्तारण, चाहे वो आंतरिक मामले हो चाहे वो बाह्य मामले हो, उनका निस्तारण करने में स्वतंत्र हैं। इसका मतलब होता है स्वतंत्र, संप्रभु, संपन्न, ठीक है, अर्थात संप्रभुता। पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट हो गया कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी का मतलब क्या होता है कि सरकार जो है, पहले इसकी मैं परिभाषा बता देता हूं कि सरकार जो है संसाधनों का, जो संसाधन है उनका समतामूलक दृष्टि से वितरण करेगी। मतलब किसी प्रकार का समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा, समतामूलक समान दृष्टि से उनका क्या करेगी, वितरण करेगी। समाजवाद शब्द जो है ना, ये पहले भी संविधान में उल्लेखित है, शब्द का उल्लेख नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से इन चीजों का उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के पहले देखिए ये समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द हैं वो ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इन चीजों को आपको समझना है, वो बाद में लिखेंगे, हम लिखने वाला काम जो हम बाद में कर लेंगे, पहले यहां पर एक एक चीज को समझ लीजिए, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था, 1976 में, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि 1976 के पहले जो समाजवाद के लक्षण है ना, वो नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्निहित हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे प्रत्यक्ष रूप से। वहां पर ऐसा कोई शब्द नहीं है कि समाजवाद जैसा शब्द वहां पर रखा गया, नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर है। लेकिन इसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए इसको प्रस्तावना में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक तो होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद जो होता है, जिसको हम राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। देखिए लोकतांत्रिक यदि हम समाजवाद की बात करें ना, उसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जो सार्वजनिक
और निजी क्षेत्र है वो दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। मिश्रित यदि अर्थव्यवस्था है तो आपको पता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या होंगे, साथ साथ कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना, लोकतांत्रिक समाजवाद और एक साम्यवादी समाजवाद, यहां पर क्लियर। इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष की यहां पर हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में यदि हम बात करें, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द मैंने बता दिए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो मौलिक अधिकार थे उनमें 25 से 28 तक, मौलिक अधिकारों में 25 से 28 तक दिया गया आपका क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर पहले भी जोड़े गए थे ये धर्म के बारे में कि आप धर्म की उपासना कर सकते हो, आप उस चीज के लिए स्वतंत्र हो, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसके लिए भी आप स्वतंत्र हो। और वही चीज यहां पर है धर्मनिरपेक्ष, जो कि हमारे बारे में यह बताता है कि जो धर्म है आपका, हमारे देश का कोई भी विशेष रूप से कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को यहां पर समान मान्यता प्राप्त है। अर्थात कह सकते हैं कि सभी धर्मों को सरकार से समान समर्थन प्राप्त है। ये क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसके बाद बात आती है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक क्या होता है? देखिए, बात करें लोकतांत्रिक की तो एक तो होता है राजशाही। ठीक है, एक लोकतांत्रिक राज्य होता है, एक राजशाही होता है, एक लोकतांत्रिक होता है। राजशाही में क्या होता है कि राजा शासन करता है। कहने का मतलब ब्रिटेन, जिस प्रकार से ब्रिटेन में हो रहा है, राजा है, अब उसका उत्तराधिकारी क्या होगा? दूसरा शासन करेगा, वो उत्तराधिकारी होगा वो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर उसको भेजा जाता है सरकार में, जो कि जनता की समस्याओं का वहां पर विवरण करता है और वो कानून बनाकर सरकार चलाते हैं। तो वो क्या हुआ? जनता ने किसी को भेजा ना, जैसे हम MP MLA का चुनाव करते हैं तो हमारे प्रतिनिधि तो है वो, हम उनको चुनकर भेजते हैं कि आप जाइए, हमारी समस्याएं वहां पर सामने पटल पर रखी। तो हमने तो किसी को भेजा। लेकिन राजशाही शासन में क्या होता है कि राजा के द्वारा शासन होता है, फिर उसका उत्तराधिकारी उसका वो शासन करेगा। तो इसी प्रकार से होता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुना जाता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, लोगों के द्वारा चुना जाता है। आई बात समझ में? इसी के साथ अगला आपका गणराज्य। गणराज्य में क्या वही पॉइंट है कि राष्ट्राध्यक्ष क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। ठीक है, बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, प्रस्तावना में यदि आपसे कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए, अभी तक तो ऐसा पूछा नहीं गया है, लेकिन यदि आ जाता है प्रश्न तो ध्यान रखना कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। और वो 3 प्रकार की न्याय कौन कौन सी है? वो आपकी सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। सामाजिक न्याय से मतलब क्या होता है कि समाज में किसी भी प्रकार का, हमारे देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, किस आधार पर, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। ये हमारा आर्टिकल 15 भी ऐसा ही कहता है। ठीक है, ये होती है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक रूप से कोई भी असमानता न हो, उनके मध्य कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, जैसे गरीब और अमीर हैं उनके मध्य कोई भी भेदभाव न हो। ठीक है, वो होती है आपकी आर्थिक न्याय। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय जो होती है वो होती है कि आपके पास अधिकार है, आप सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, किसी भी दफ्तर में जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये आपकी न्याय है। कौन सी? राजनीतिक न्याय।
इसके बाद बात आती है कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की यहां पर स्वतंत्रता की बात कही गई है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? वो आपकी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में आए आप वो कीजिए, वो नहीं कर सकते। संविधान में कुछ सीमाएं हैं कि आप इनके अंदर रहकर स्वतंत्र हैं, इनके अंदर रहकर कार्य कीजिए, आपको हर प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है आप मन में आए उसका लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें संविधान के अंदर हैं, कुछ बाउंडेशन है, कुछ सीमाएं हैं, आप उसके अंदर रहकर अपना कार्य कीजिए, आप उसके लिए चीज के लिए स्वतंत्र हैं। कोई गैर कानूनी कार्य करेंगे तो आप कहां स्वतंत्र? आप तो वहां जाकर नहीं कह सकते कि मेरे तो स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं तो कुछ भी करूं, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पर विचार की, आपके विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, आपको विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। इसके साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता, 2 प्रकार की समता की बात की गई है प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए। बंधुत्व का मतलब क्या है? भाईचारा। देखिए, हमारे देश में जो नागरिकता है ना, वो एकल नागरिकता है। किस प्रकार की है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के माध्यम से देश को एक तंत्र में बांधने के लिए, देश को एक तंत्र में बांधा जाता है। किससे? एकल नागरिकता से। उससे क्या होता है? भाईचारा बढ़ता है, उसके माध्यम से भाईचारे को बढ़ावा दिया जाता है। एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे को, बंधुत्व को जो बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना है जो कब अधिनियम हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो प्रस्तावना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, एक एक शब्द के बारे में हमने अच्छे तरीके से चर्चा की है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले लिखिए प्रस्तावना। अब सिर्फ आपको चीज़ें लिखनी है और कुछ नहीं करनी, ठीक है। प्रस्तावना में सबसे पहले यहाँ पर आता है शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत क्या है? भारत के नागरिक, भारत के नागरिक। देखिए, संविधान जो शक्ति अधिग्रहित करता है ना, वो भारत के लोगों से करता है। संविधान जो शक्ति अधिग्रहित करता है वो कहां से करता है? भारत के लोगों से करता है। उसके भारत के नागरिकों से ही उसको शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, यहां पर आपका स्वरूप क्या है या फिर प्रकृति क्या है? हमारे संविधान की जो प्रकृति है ना, उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। प्रकृति, ठीक है। प्रकृति क्या है? प्रकृति के बारे में हमने अभी बात की थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये क्या है? हमारे देश का स्वरूप है। स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब इन शब्दों के बारे में एक एक पॉइंट को नोट करते हुए हमको चलना है। सबसे पहले लेते हैं हम समाजवाद। सिर्फ इनमें एक एक लाइन हमको लिखनी है। संप्रभुता के बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता, ठीक है। देखिए, अब संप्रभुता के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भारत किसी भी देश का कोई दबाव नहीं है, किसी का अधीन नहीं है, अपना स्वतंत्र है। तो लिखिए, किसी भी देश का हम पर
कोई शासन नहीं है, कोई शासन नहीं है, हम किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, सीधा सा समझने का अर्थ है यहां पर आपको कि संप्रभुता होता क्या है कि किसी भी देश का हम पर कोई शासन नहीं है, ये हम पर लेकर हम बात कर रहे हैं। वैसे संप्रभुता शब्द मतलब यही है कि किसी पर किसी का कोई दबाव या शासन नहीं हो, उसको बोला जाता है संप्रभुता। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका समाजवाद। सरकार संसाधनों का समतामूलक दृष्टि से वितरण करेगी, ठीक है, पॉइंट क्लियर। तीसरा देखिए धर्मनिरपेक्ष या बोल सकते हैं पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। यहां पर किसी धर्म को कोई विशेष रूप से मान्यता नहीं प्राप्त है, सभी धर्म समान है, तथा सभी धर्मों को सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष। यहां पर तीनों पॉइंट नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं और अगला पॉइंट हमारा होने वाला है लोकतांत्रिक। क्या होता है, लोकतांत्रिक। तो यहां पर हमने बात की संप्रभुता के बारे में। तो संप्रभुता क्या है, भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही इस पर किसी का कोई दबाव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है समाजवाद की सरकार संसाधनों का समतामूलक दृष्टि से वितरण करेगी। और तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है कि सभी धर्म समान है, सभी धर्मों को सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है हमारा पॉइंट 4 नंबर, लोकतांत्रिक। कहने का मतलब जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके हाथ में होगी, जनता के हाथ में। देखिए इसको यदि एक लाइन में हम समझे ना तो जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया जो शासन होता है ना, उसको बोला जाता है लोकतांत्रिक। क्या बोला जाता है, लोकतांत्रिक। चलो इसको लिख लीजिए, जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन, ठीक है। यहां पर इस चीज को समझिए। देखिए एक तो राजशाही होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं, ये पॉइंट लिख लेना बस। और एक और लिख लेना, इसमें सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है, लोकतांत्रिक राज्य में। एक तो राजशाही होता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, राजशाही में अभी हम बात कर रहे थे कि राजा होता है, जैसा ब्रिटेन में हो रहा है। ठीक है, यहां पर बात करें राजशाही, इसमें क्या होता है, राजा होता है। लोकतांत्रिक के बारे में जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो क्या होता है, लोकतांत्रिक। इसी प्रकार से अगला पॉइंट हम देखिए हमारा 5 नंबर, तो वो है गणतंत्र या बोल सकते हैं गणराज्य। गणतंत्र, इसमें क्या होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। देखिए लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होंगे। वो क्या होगा,
गणराज्य होगा, क्या होगा, गणतंत्र होगा। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर, आ गई बात समझ में। इसके बाद हम बात कर रहे थे, देखिए 3 प्रकार की न्याय की बात कर रहे थे। हमारी प्रस्तावना में दी गई थी न्याय, और वो न्याय कितने प्रकार की दी गई थी, 3 प्रकार की। पहली थी आपकी सामाजिक, दूसरी थी आपकी आर्थिक, और तीसरी थी आपकी राजनीतिक न्याय। ठीक है, तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि किस प्रकार से यहां पर इनके बारे में चर्चा की थी कि आर्थिक न्याय क्या होती है, सामाजिक न्याय क्या होती है, राजनीतिक न्याय क्या होती है। सिर्फ इनको समझने की आपकी आवश्यकता है। और जो एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे न्याय की बात कही गई है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। इसी के साथ आगे हम बात करें स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता जो है ना वो कितनी दी गई है, 5 दी गई है। उन 5 के बारे में देखिए यहां पर हम बात करते हैं। पहला आता है विचार, दूसरी स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी स्वतंत्रता की बात करें तो वो आपकी है विश्वास, चौथी स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो वो आपकी धर्म की स्वतंत्रता, और 5वीं और लास्ट आपकी उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 5 स्वतंत्रता कहां पर दी गई है, प्रस्तावना में, लेकिन एक सीमा के अंदर रहकर आपको ये स्वतंत्रताएं मिलती है, न कि आपको एकदम से खुला छोड़ दिया जाता कि आप कुछ भी करिए। और ऐसा नहीं कर सकते आप कि कह सकते हैं कि मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार है। उन अधिकारों को भी कुछ सीमित, कुछ बाउंडेशन, उनके आगे एक दीवार सी लगाई गई है कि, और गेट लगाया गया है कि आप इसके अंदर से इसी प्रकार से निकल सकते हैं, इसी प्रकार से आपको स्वतंत्रताएं प्राप्त है। ठीक है, इसी के साथ अगला पॉइंट यहां पर लिखना, 2 प्रकार की समता आपको मिलती है। वो किस में, प्रस्तावना में। पहली आपकी प्रतिष्ठा और दूसरी आपकी अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रस्तावना में ऐसा बताया गया है, जो कि हमारे संविधान का क्या है, सार है। संविधान का परिचय है प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की भूमिका है। यहां तक पॉइंट क्लियर। 3 प्रकार की न्याय के बारे में हमने चर्चा की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की आपके सामने यहां पर स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, क्लियर पॉइंट। 2 प्रकार की समता के बारे में हमने चर्चा की, एक तो आपकी प्रतिष्ठा और दूसरी आपकी अवसर की समानता। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए अब आगे बात क्या आती है, बात यह निकल कर आती है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में जानने के लिए हमें 2 मामले या 2 केस जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो सबसे पहले केस आता है बेरूबाड़ी संघ मामला। बेरूबाड़ी संघ मामला, ये बात है 1960 की। कब की बात है, 1960 की। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद इसको ऐड किया गया था। तो इसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। इसी के साथ दूसरा केस हुआ केशवानंद भारती मामला, या केस बोल सकते हैं। ये हुआ था आपका 1973 में। कब हुआ था, 1973 में ये केस हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मैंने जो पूर्व में व्याख्या की थी, जो 1960 में कहा था बेरूबाड़ी केस में, उस व्याख्या को अस्वीकार करते हैं और यहां पर कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। तथा एक और पॉइंट इसमें ऐड किया गया, वो भी आपको ध्यान रखना है, तथा इसमें संशोधन किया जा सकता है, तथा इसमें संशोधन किया जा सकता है।
ये ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है कि संविधान किस मामले में ये कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो वो मामला है केशवानंद भारती मामला 1973 में। देखिए यहां पर चीजें क्लियर हो गई आपके सामने कि जो प्रस्तावना, यदि अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो आपका आंसर होगा हाँ जी है, और इसमें संशोधन हो सकता है। और इसमें अब तक कितने संशोधन हुए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना में संशोधन, तो प्रस्तावना में संशोधन तो हो ही सकता है, तो यह भी पॉइंट बन जाता है कि अब तक कितने संशोधन हुए हैं, एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है अब तक? एक बार। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया? पंथ निरपेक्ष समाजवाद और तीसरा है अखंडता। ये शब्द ऐड किए गए, शब्द जोड़े गए, किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन शब्दों को ऐड किया गया, किसमें? प्रस्तावना में। तो प्रश्न बनता है, क्या प्रस्तावना में अब तक कोई संशोधन हुआ है? जी हां हुआ है, एक बार हुआ है अब तक। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं और प्रस्तावना पर एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? जिस प्रकार से आपके मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? जी नहीं। तो ये पॉइंट भी नोट लगा के लिख लेना कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना क्या नहीं है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। आप इसको लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। जिस प्रकार से आपके मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, तो आप न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो उस आधार पर चीजें एक बार क्लियर कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके मौलिक अधिकार वापस दिलाकर ही रहेंगे। ऐसा प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। उसी प्रकार आप नीति निर्देशक तत्व जो आपके डीपीएसपी है और एक है आपके मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको भी लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की प्रस्तावना के बारे में। एक एक पॉइंट आपका यहां पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। प्रस्तावना से रिलेटेड यदि आपके एग्जाम में, किसी भी प्रकार के एग्जाम में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो इस जो मैंने बताया है इससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि प्रस्तावना की एक एक चीज को, एक एक पुर्जे को खोला गया है और उसको अच्छे तरीके से हमने समझा है। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ। तब तक आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन वो हो तो वो समाप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।